Hello student, welcome to your online class, and in today's session we will study about competent host and vectorless gene transfer. So first of all we will study about competent host, that means how to make the host competent, and then we will study about vectorless gene transfer, means how to transfer our gene of interest into the host organism without the help of vector. So first of all let's start with कॉम्पिटेंट होस्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम होस्ट एज अ होस्ट कौन कौन से सेल यूज़ कर सकते हैं। सो इन प्रोकैरियोट्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल इज दैट ऑफ ई कोलाई, एंड इन यूकैरियोट्स वी कैन यूज आइदर प्लांट सेल और वी कैन ऑल्सो यूज एनिमल सेल or the cells of fungi. So in prokaryotes the mostly we use this E. coli. Among eukaryotes we can use any of the three, but the most commonly used organism is fungi, or fungi में भी yeast is most commonly used. So ये एक organism है और एक ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है as a host. अब ये तो था कि हमने होस्ट सेलेक्ट कर लिया. नाउ हाउ टू मेक दिस होस्ट कॉम्पिटेंट सो दैट इट कैन परफॉर्म व्हाट फंक्शन वी वांट दैट होस्ट टू परफॉर्म. तो अब कॉम्पिटेंट बनाने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है टू डाइजेस्ट द सेल वॉल और टू एक्सपोज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आपको पता है एनिमल सेल में तो हमारा सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट, सो इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ वी आर टेकिंग ई कोलाई, प्लांट सेल और फंजाई एज अ होस्ट, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ द रिमूवल ऑफ सेल वॉल. आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल द स्ट्रक्चर विच वी गेट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. सो आवर फर्स्ट फंक्शन इज रिमूवल ऑफ सेल वॉल and obtaining प्रोटोप्लास्ट. सेल वॉल रिमूव करने के बाद हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बच गया. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नाउ एक्सपोज्ड. अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें ट्रीट करना पड़ता है विथ एनी ऑफ द डाइवेलेंट आयंस सच एज कैल्शियम. अब डाइवेलेंट आयन से हमें क्यों ट्रीट करना पड़ रहा है ये थोड़ा सा समझते हैं. आपको पता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक क्यों है ये? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सो इट इज़ हाइड्रोफोबिक. और जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप PO3 नेगेटिव प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा. इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी भी डाइवेलेंट आयन के साथ, जैसे कैल्शियम हो गया, उसके साथ ट्रीट करवाना पड़ेगा. तो कैल्शियम क्या करेगा यहाँ पर, या डाइवेलेंट आयन क्या करेंगे? इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इससे क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑफ प्लाज्मा परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. और वैसे भी ये नेगेटिवली है, जो कैल्शियम है ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो जो ये हमारा डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दिस कैन ईजिली गो इनसाइड द सेल. तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट या वेक्टर, उसको सेल के अंदर तक तो पहुंचा दिया, बट अभी वो हमारे होस्ट डीएनए के साथ बाइंड नहीं हुआ. तो होस्ट डीएनए के साथ उसे बाइंड करने के लिए हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज शॉक ट्रीटमेंट. और ये शॉक ट्रीटमेंट भी किस तरह का होता है? इट इज़ हीट शॉक ट्रीटमेंट. हीट शॉक ट्रीटमेंट मतलब हमने क्या किया, पहले सेल को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, आइस पे रखते हैं एक्चुअली, एंड देन इट इज़ प्लेस्ड एट अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन बैक 0 डिग्री सेल्सियस. तो अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एकदम से टेम्परेचर उसका चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे हीट शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं. इससे क्या होता है, हमारा जो डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो
होस्ट डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी मेक आर होस्ट कॉम्पिटेंट टू टेक अप आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने क्या किया कि हमने अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना लिया। अब हमने नेक्स्ट करना है, विदाउट द यूज़ ऑफ वेक्टर हम जीन ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हैं, होस्ट के अंदर तक उस जीन को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जितना भी किया हम उसमें क्या कर रहे थे, वेक्टर यूज़ कर रहे थे। और एज अ वेक्टर हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड। या हमने किया जो कमर्शियली यूज्ड वेक्टर है वो कौन सा है, PBR 322 है ना। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट यूजिंग एनी वेक्टर। तो इसके लिए जो पहली टेक्निक है, ठीक है, उसमें भी हम प्रोटोप्लास्ट यूज़ करते हैं। द फर्स्ट इज़ केमिकल मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में वी विल अगेन टेक अ प्रोटोप्लास्ट प्लस आर जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो डीएनए का पीस है जो हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना चाहते हैं, हमने दोनों को इकट्ठे ले लिया और इन दोनों को इकट्ठे एक मीडियम में इस केमिकल के अंदर रखा जाएगा। PEG, द फुल फॉर्म इज़ पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये केमिकल ऐसा है कि ये क्या करेगा, इससे सेल में चेंजेस आएंगे और दिस प्लास्ट विल टेक दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड इट। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो सेल के अंदर चला गया यूजिंग दिस केमिकल। बिकॉज वी आर यूजिंग दिस केमिकल, दिस मेथड इज़ नोन एज केमिकल मेथड। अब हम करते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड हमारा मेथड है, हम इसे कहते हैं जीन गन और वी ऑल्सो कॉल इट एज बायोलिस्टिक्स। अब यहाँ नाम में ही आपको पता चल रहा है कि जीन गन मीन्स हमारे पास क्या है, एक गन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एज अ बुलेट हम क्या यूज़ करते हैं, वी हैव पार्टिकल्स ऑफ आइदर गोल्ड और टंगस्टन। इनके पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या जो भी हमारा डीएनए का पीस है जिसे हम क्या करना चाहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं ऐसे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जैसे गन से बुलेट फायर होती है, इन द सिमिलर वे जो ये बुलेट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हमारा डीएनए रैप्ड है, इसको हम क्या करेंगे, सेल के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल जिसके अंदर इन पार्टिकल्स ने जाना है। इन पार्टिकल्स का साइज़ कितना होता है, अराउंड 1 to 2 माइक्रॉन्स। और जब हम फायरिंग करते हैं या जब इस जीन गन के द्वारा ये जो पार्टिकल्स हैं इस सेल के अंदर डाले जाएंगे तो द स्पीड शुड बी अराउंड 1400 फीट पर सेकेंड। सो दिस शुड बी द स्पीड। ये हो गया हमारा नेक्स्ट मेथड जीन गन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोलिस्टिक्स। ये स्पीड कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्रॉस करके निकल जाएंगे और अगर स्पीड कम हुई तो हो सकता है ये बाउंस करके यहीं से वापस आ जाएं, सेल के अंदर तक ना जाएं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस प्रोसेस में ध्यान में रखनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं अपना थर्ड मेथड। द थर्ड मेथड इज़ इलेक्ट्रोपोरेशन। अब नाम से भी यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रो, इसका मतलब हम कुछ क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, वी सप्लाई अ वेरी हाई वोल्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी वेरी हाई, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हमने सेल है हमारे पास, प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको प्रोवाइड किया, करंट हमने प्रोवाइड किया, तो उसमें क्या हो गया, सपोज़ ये सेल है, इसमें छोटे छोटे टेम्परेरी पोर्स क्रिएट हो गए। ध्यान रखना है कि ये जो पोर्स क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पोर्स हैं ये क्या है, टेम्परेरी है। जैसे ही हम ये सप्लाई बंद कर देंगे ये पोर्स क्लोज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जिससे पोर्स बन गए और अगर हमारा यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखा है तो इट विल मूव इनसाइड द सेल थ्रू दीज पोर्स।
उसके बाद हमने क्या किया, सप्लाई बंद कर दिया, तो ये पोर्स लेटर ऑन ये बाद में अपने आप ऐसे करके क्लोज हो जाएंगे। सो दिस इज़ द थर्ड मेथड ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, कि हमने अपना जीन भी ट्रांसफ़र कर दिया बट वी आर नॉट यूजिंग एनी होस्ट वेक्टर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम फोर्थ मेथड पे आ जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं, द फोर्थ मेथड इज़ माइक्रो इंजेक्शन। ये मेथड जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली वी यूज़ इट फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी ये बहुत ज़्यादा, ये जो एग या ओवम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, ठीक है, और बहुत इसमें एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन सेल। अगर मैं एग की बात करूँ तो इट इज़ अ ह्यूमन सेल, तो जब हम इससे डील करते हैं तो बहुत एक्सपर्टाइज इज़ नीडेड। अब कैसे करते हैं इस टेक्निक को, सपोज दिस इज़ द एग और ओवम एनिमल सेल, ये इसका अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये जो डिवाइस होता है यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर सक्शन प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिससे ये सेल को क्या कर सके, होल्ड कर सके। सक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा, और अगर ये कम हुआ तो सेल यहाँ से नीचे ड्रॉप गिर जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, वैक्यूम पंप, सेल को, एनिमल सेल को होल्ड करने के लिए। यहाँ पर एग भी हो सकता है या कोई भी एनिमल सेल हो सकता है। फिर हमारे पास ये है इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन बोला है ना, तो ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन के थ्रू हम अपना क्या कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इस इंजेक्शन को गाइड करने के लिए यहाँ पर एक गाइड लगा होता है, ठीक है, और ये हो गया मेन इंजेक्शन, ठीक है। ये जो गाइड है, ये वाला ब्लू कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली में उसे गाइड करेगा कि कहाँ पर न्यूक्लियस है, ताकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाना चाहिए। साइटोप्लाज्म में गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, इट शुड एंटर डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। तो हमें न्यूक्लियस को थोड़ा सा लोकेट करना पड़ता है कि ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर ये इंजेक्शन एग्जैक्टली लगना चाहिए। ये जो टेक्निक है ये अंडर द माइक्रोस्कोप परफॉर्म की जाती है, बिकॉज आप एक सेल के साथ डील कर रहे हो तो सेल तो वैसे विजिबल होगा नहीं, तो अंडर द माइक्रोस्कोप दिस टेक्निक इज परफॉर्म्ड। सो दिस वाज द लास्ट टेक्निक अंडर vectorless gene transfer. So we have studied 4 main techniques: chemical method, gene gun, electroporation, and the last one is microinjection, through which we can transfer the gene of interest without the help of vector. So student, that's all for this video. Thank you. Have a nice day.